गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी क्या है और मिट्टी के वर्गीकरण का वर्णन करें, यानी कि व्हाट इज सॉइल एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। कहने का मतलब ये है कि आज मैं बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी कृषि के लिए या बहुत सारे चीज़ों के लिए। मिट्टी जो है जिस तरह से हम लोगों में मतलब जल मानव के लिए या किसी भी जीवित जीव जंतुओं के लिए जो है लिविंग चीज़ों के लिए जल की आवश्यकता जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में जो है किसी भी चीज़ के लिए मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मिट्टी का वर्गीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे, तो इसमें हम बताएंगे कि मिट्टी के बारे में सब चीज़ बताएंगे। उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि मृदा का जो है संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग मृदा का वर्गीकरण बताएंगे, वो भी फिजियोलॉजिकल आधार पे यानी कि भौतिक आधार पे। फिर मतलब पहला क्या बताएंगे, भौतिक यानी कि फिजियोग्राफिक आधार पे। दूसरा फिजियोलॉजिकल आधार पे बताएंगे। उसके बाद तीसरा जो है मिट्टियों का जो वर्गीकरण बताएंगे वो उष्ण कटिबंधीय वर्गीकरण। उसके बाद उर्वरता के आधार पे भी बांटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मिट्टी है क्या। तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का जो स्टडी होता है उसको स्टडी ऑफ सॉइल जो होता है उसको हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के स्टडी को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं। देखो क्या होता है कि मिट्टी को हम लोग अगर बायोलॉजी में कहें, पेडो मतलब क्या हो गया सॉइल और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि जब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, जो कि अभी कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, पेडोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि जब मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, मिट्टी जो है बनता है, तो उसको हम लोग पेडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस ये तो हम लोग जान गए कि मिट्टी का मतलब स्टडी और मिट्टी का जो है फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं मृदा को संसाधन के रूप में, ठीक है। तो हमारा जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग बताने क्या जा रहे हैं, तो मृदा का जो है संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें मृदा जो होता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक, यानी कि जो फंडामेंटल है, यानी कि आधारभूत संसाधन है, ठीक है। मनुष्य की जो जितनी भी अधिकांश जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मनुष्य की, वो सभी जो है जैसे भोजन हो, वस्त्र हो या घर हो, ये सब क्या है मृदा संसाधन से ही जो है किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो खाना जो है कहाँ से आता है, फसल वगैरह पेड़ पौधा से आता है, जो कि कहाँ ग्रो करता है, तो मिट्टी में ग्रो करता है। हम लोग कोई घर वगैरह बनाते हैं तो वो कहाँ बनाते हैं, मिट्टी पे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। उसके बाद हम लोग अगर वस्त्र वगैरह की बात करें तो वस्त्र वगैरह हम लोग जो भी पेड़ पौधा वगैरह का रेशा वगैरह या घास वगैरह का बहुत सारा जो रेशा होता है या ये सब धागा वगैरह कहाँ से बनता है, पेड़ पौधों से ही बनता है। तो ये जो वस्त्र वगैरह बनता है या भोजन वगैरह जो हम लोग खाते हैं या घर वगैरह बनते हैं, तो ये किसी ना किसी तरह कहाँ से मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मिट्टी को जो है जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और इसको जो है एक आधारभूत संसाधन के रूप में देखा गया है। और मानव की जितनी भी मूलभूत आवश्यकता है जैसे भोजन वस्त्र गृह, ये सब किसके द्वारा पूरा होता है, तो मिट्टी के द्वारा। अब अगर हम बात करें आदि मानव जो पहले जमाना के थे, तो वहां से लेकर के अभी जो आधुनिक जमाना है वहां तक जो है सब क्या है कि लंबी यात्रा बहुत ज्यादा हुआ है मानव का। अभी इतना टाइम बीत गया है आदि मानव से अभी प्राचीन मानव में, यानी कि सॉरी जो प्राचीन मानव जो पुराने टाइम के आदि मानव थे अब और अभी जो आधुनिक मानव है उसमें काफी ज्यादा अंतर आ गया है, बदलाव आ गया है उनके रहन सहन में, जीवन को जीने के तरीके में। तो अगर हम बात करें कि मानव का जो विकास है वो किसी ना किसी तरह से क्या हुआ है, मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि मिट्टी से ही इसलिए जुड़ा हुआ है कहा जा सकता है क्योंकि मिट्टी जो होता है वो मानव की संस्कृति और सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। मानव का कोई भी संस्कृति वगैरह हम लोग का रहता है या हमारा जो सभ्यता होता है वो हर चीज जो है वो कृषि के मतलब क्या होता है, मिट्टी से ही जुड़ा होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम कृषि वगैरह करते हैं तो वो भी मिट्टी में करते हैं, पशु पालन वगैरह करते हैं तो वो सभी जो है मिट्टी से उगे सभी घास फूस को खाते हैं। फिर मानव समाज के जितने भी महत्वपूर्ण या जो बेसिक चीजें हैं वो सीधे किसी ना किसी फॉर्म में क्या है, मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम कृषि की गहनता या उसकी संपन्नता की बात करें तो वो भी मृदा अच्छा है तभी होता है, क्योंकि हम कृषि कब कर पाएंगे, अच्छा कृषि तभी अच्छा कर पाएंगे जब मिट्टी अच्छा होगा। जितना ज़्यादा अच्छा मिट्टी होगा, जितना ज़्यादा मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो है वो अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या होगा, कृषि कर पाएंगे। अगर हम मानव की सभ्यता के विकास के बारे में बात करें तो उसका आधारशिला ही कृषि है, ठीक है। मानव का विकास ही जो है पहले जो है मानव आदि मानव वगैरह जो होते थे वो पेड़ पौधों के जो फल होते थे उसको खाते थे और साथ में जो है जितने भी जानवर वगैरह थे तो उनको उनका शिकार करके उनका जो है उनको खाते थे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि शिकार तो थोड़ा बहुत होता ही है, मतलब थोड़ा बहुत जो मुर्गा मतलब क्या कहते हैं चिकन खाना या फिर बकरा वगैरह का बलि देना, ये सब बहुत चीज़ तो अभी भी चलता है। लेकिन अभी जो अधिकांश लोग जो हैं या भारत की ही बात करें तो वो शाकाहारी लोग हैं और वो जो है सब अपने खाने के लिए हर चीज़ जो है कृषि पे ही निर्भर करते हैं। और कृषि जो है किस पे डिपेंड करता है, तो वो मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें तो मृदा का जो है मानव द्वारा उपयोग जो है उसका तकनीक प्रगति पर आधारित रहा है, ठीक है। पहले जो है उतना ज़्यादा हम लोग खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि उतना ठीक तरह से साधन नहीं था। पहले जो है इतना अच्छा से सिंचाई व्यवस्था नहीं था। पहले जो है कोई भी मशीन वगैरह इतना ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता था। पहले जो है ट्यूबवेल वगैरह सिंचाई के लिए नहीं होता था। कोई भी जो है हम लोग तकनीक वगैरह का विकास नहीं होने के कारण जो है मानव समुदाय का जो अगर थोड़ा बहुत जो खेती वगैरह होता था तो वो नदी घाटी के कारण ही होता था। नदियों तालाबों वगैरह का पानी को यूज करते थे,
झरना वगैरह का इस्तेमाल करते थे, कुआँ वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो तब इनसे जो है इतना उत्पादन हो पाता था कुछ कृषि वगैरह का, और उससे जो भी वस्त्र, भोजन या अगर पेड़-पौधा जो उगता था उससे जो घर वगैरह बनता था और फिर मिट्टी पे, तो वो सब जो है अब समस्याएँ धीरे-धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहले का टाइम में ये सब सारा समस्या होता था, लेकिन अब धीरे-धीरे जो है जब इतना आधुनिकीकरण हो गया है, उद्योगों का विकास हो गया है, कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था सुधारा गया है, वर्षा जो है ठीक से पहले के तुलना में अगर वर्षा कम भी हो रहा है, तो अगर हम बात करें तो कहीं पे ज़्यादा वर्षा भी हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, वर्षा से का जो पानी है उसको संग्रह किया जा रहा है, जिसके कारण पानी की उतनी कमी समझ में नहीं आती है सभी जगह पे। अब क्या होता है कि अगर हम बात करें प्रगति की, तो प्रगति में भी हम लोग थोड़े से पहले से जो है समर्थ हो चुके हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, व्यापार वगैरह, उद्योग वगैरह या फिर परिवहन वगैरह का विकास हुआ है। मिट्टी जो है बहुत जगह जो है मिट्टी का जो अगर हम उपजाऊ की बात करें तो वो नदी घाटी पर आधारित होता है, ठीक है? नदी घाटी सभ्यता पर, क्योंकि हज़ारों वर्षों तक क्या है कि ये जो है नदी घाटी के द्वारा ही जो है वो मिट्टी जो है उर्वरा ज़्यादा होता था। प्राचीन सभ्यता के जो कुछ लोग हैं जैसे क्रोड़, संधु, नील, ये सब जो है क्या होता था कि नदी घाटियों में जन्मे हुए थे और उनका प्रभाव जो है अलग-अलग विस्तृत क्षेत्र पे जो है मानव समाज में प्रगति की राह पे जो है दिखाई देता था। आज भी अगर हम बहुत सारी जनसंख्याओं की बात करें तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो होता है वो नदियों घाटी के आसपास ही होता है। चाहे वह भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु गंगा की घाटी बोलें या चीन की एक नदी घाटी है यांगटी सिकियांग घाटी, या एशिया का जो 3/4 जनसंख्या है वो विश्व की आधी जनसंख्या से भी अधिक है। विश्व की आधी जो जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? तो ये एशिया में ही पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छा है, उर्वर मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पे जो है दूसरे प्रखंड के लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा केंद्रित होते हैं, इसीलिए जहाँ क्या होता है आसानी से जो है मिट्टी अच्छी उर्वरा की होने के कारण जो है फसलें जो है आसानी से उगाई जाती है। आज भी 3/4 जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित करता है, ठीक है? पूरे तरह 3/4 जो जनसंख्या है वो कृषि पे ही निर्भर करता है, और मिट्टी की उर्वरता जो है ये सबसे बड़े मानव समाज का जो है जीवनदाता कह सकते हैं, या जीवन दान दिया है, क्योंकि यही कारण है कि कृषि जो है समाज मिट्टी को जो है एक माता की प्रतिष्ठा जो है प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि कृषि जो है जिस प्रकार से हमारी जो माँ होती है वो हम लोगों को भूखे नहीं सोने देती है, उसी प्रकार से जो मिट्टी होती है वो कृषि वगैरह करती है, और कृषि के मदद से जो है हम लोग फिर जो भोजन या अनाज फसल उगा पाते हैं उसको फिर हम लोग खाते हैं। तो कृषि भी हम लोग को खाना खिलाती है, माता भी हम लोग को खाना खिलाती है, इसीलिए हम लोग कृषि को जो है माता के तौर पे देखें, ठीक है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मृदा का वर्गीकरण। क्या बात करने जा रहे हैं? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण जो है हम लोग पहले भौतिक आधार पे बात करेंगे, दूसरा फिजियोलॉजिकल आधार पे बात करेंगे, तीसरा जो है मिट्टी का जो है उष्णकटिबंधीय वर्गीकरण बात करेंगे, उसके बाद उर्वरता के आधार पे बात करेंगे, ठीक है? तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है मृदा का वर्गीकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मृदा का वर्गीकरण की अगर हम बात करें, तो क्या होगा इसमें मृदा का वर्गीकरण जो है, किस हिसाब से हम लोग करेंगे? तो पहला तो हम बताएँ किसके बेसिस पे, तो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, यानी कि सॉरी फिजियोग्राफिक बेसिस पे, यानी कि भौतिक बेसिस पे। दूसरा हम क्या बोले, तो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे बात किए। उसके बाद हम लोग क्या बात किए, तो उसके बाद जो है हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्गीकरण का बात करेंगे। उसके बाद उसके उर्वरता के आधार पे बात करेंगे। तो अगर हम मृदा के वर्गीकरण की बात करें, तो मृदा जो निर्माण होता है वो इसकी प्रक्रिया या मिट्टी का निर्माण के अंतर्गत जो है बहुत सारे तत्व जो है सहयोग करते हैं, बहुत सारा अभिक्रियाएँ होती है, प्रक्रियाएँ होती है, उसके सहयोग से जो है ये मृदा वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है? तो अब हम लोग फिर क्या होता है कि हर मिट्टी का जो है संरचना, उसका रंग, उसका गहराई या जल को ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या फिर उसमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वो अलग-अलग पाए जाते हैं, एक जैसा तो किसी में पाया नहीं जाता है। तो उसके आधार पे जो है हम लोग अभी बात करेंगे कि मृदा का वर्गीकरण जो है अलग-अलग होता है। अब पहला हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो भौतिक बेसिस पे, ठीक है? तो भौतिक आधार के पे जो है मिट्टी का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया है। पहला स्थानीय मिट्टी, दूसरा एकत्रित मिट्टी और तीसरा है स्थानांतरित मिट्टी, ठीक है? तो जिसमें सबसे पहला क्या है, स्थानीय मिट्टी, जिसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो अपक्षय या स्थानीय वनस्पति के सहयोग से होता है, ठीक है? अपक्षय कहने का मतलब है मृदा का अपरदन, यानी या फिर हम लोग कह सकते हैं अपक्षय मतलब किसी भी चीज़ का टूटना-फूटना, जैसे मान लेते हैं चट्टान वगैरह है, वो धीरे-धीरे टूटता है, फूटता है, छोटे-छोटे कंकड़, पत्थर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट करके ये जो है धीरे-धीरे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण करता है। तो अपक्षय और स्थानीय वनस्पति के सहयोग से जो है इस प्रकार का मिट्टी का विकास होता है, तो इसको स्थानीय मिट्टी कहते हैं। दूसरा है एकत्रित मिट्टियाँ। एकत्रित मिट्टियाँ क्या होता है, अगर जिसको हम लोग क्यूमुलस सॉइल भी कहते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या होता है, जैसे स्थानीय जो मिट्टियाँ हैं वो अक्षय वगैरह और स्थानीय वनस्पति से प्राप्त होता है, उसी तरह एकत्रित मिट्टी जो है वो जैव तत्व की बहुलता के कारण होता है, ठीक है? मतलब इस प्रकार की जो एकत्रित मिट्टियाँ हैं, इस प्रकार की मिट्टी में जो है एक प्रकार का, इसको भी हम लोग स्थानीय मिट्टी ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैव तत्व की बहुलता होगी। अब जैसे कोई भी मिट्टी है, तो वो बनेगा तो अच्छा ही सही, लेकिन अगर उसमें अजैव पदार्थ, यानी कि जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकत्रित मिट्टियाँ कहेंगे। अगर हम बात करें स्थानांतरित मिट्टियाँ की, ठीक है? यानी कि जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं। यानी कि क्या है कि अगर कोई मिट्टी जो है अपरदन के कारण जो है एक स्थान से दूसरा जगह पे, चाहे वो हवा के माध्यम से बह करके चली गई हो, चाहे वो मिट्टी जो है वो जल के माध्यम से चली गई
हो और जिसमें क्या हो कि ज़्यादा स्थानीय प्रभावों के कारण मिट्टियों में जो इतना ज़्यादा स्थानांतरण वगैरह होता है, जिसके कारण उसका जो मोटाई कैसा होता है मिट्टी कणों का, तो मोटाई जो है ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जैव तत्व वगैरह शामिल होते हैं, उसमें पोषक तत्व शामिल होते हैं, खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा मात्रा होने के कारण इसमें जो है खेती भी ज़्यादा होती है, ठीक है, कृषि के लिए योग्य भूमि होता है। अब दूसरा बात करने जा रहे हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे नई मिट्टी। फिजियोलॉजिकल बेसिस पे जो है तीन प्रकार का होता है, एक तो हो गया नई मिट्टी, विकसित मिट्टी और पुरानी मिट्टी, तीन प्रकार हो गया। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल के आधार पे मिट्टियों का जो हम बोले, तो ये मिट्टी का जो विकास होता है, ठीक है, वो पहले क्या होता है, मिट्टी का जीवन चक्र को जब हम लोग वर्गीकरण चक्र या मिट्टी के जीवन चक्र को जो है हम लोग वर्गीकरण का आधार बनाए, तो क्या होता है, तो उसे जो है फिजियोलॉजिकल वर्गीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी मिट्टी में विकास होता है, ठीक है, जैसे पहले नई मिट्टी होती है, फिर विकसित मिट्टी होती है और फिर जो है बाद में जो है पुरानी मिट्टी हो जाती है। तो ये जो मिट्टी का जीवन चक्र के बेसिस पे जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं, मतलब कि जीवन चक्र मतलब क्या, जैसे एक आदमी है, तो एक आदमी जो है सबसे पहले जो है जन्म लेता है तो उसको नया शिशु कहते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, एक विकास मतलब एक 22-25 साल का हो जाता है तो उसको विकसित कहते हैं। उसके बाद फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको पुराना आदमी यानी कि ओल्ड मैन कहते हैं। उसी तरह मिट्टी भी जो होता है, कुछ नया मिट्टी होता है, कुछ विकसित मिट्टी होता है, कुछ पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। तीनों में अलग अलग गुणधर्म प्रकार पाया जाता है मिट्टी का, ठीक है। अगर हम नई मिट्टी की बात करें तो ये जो नई मिट्टी होता है उसमें अपर्दन और जो अपचय, अपर्दन और अपचय होता क्या, टूटना फूटने के कारण जो मिट्टी बनता है, तो उसके जो कारक होते हैं वो मिट्टी निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में होती है। अब जैसे समझो, अब मान लेते हैं नई कोई मिट्टी बना, तो वो नया मिट्टी कैसे बनेगा, कोई भी चट्टान वगैरह या कोई अपर्दन वगैरह होता है उसके कारण जो है मतलब बनता है। अब जो उसका पहला स्टेज होता है उससे नई मिट्टी बनता है। ये जो मिट्टी होता है वो अविकसित होता है, मतलब उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है, जिसके कण क्या होते हैं वो उसमें जैविक तत्व ज़्यादा होते हैं, खनिज वगैरह का मिश्रण होता है। लेकिन क्या होता है, जो खनिज वगैरह का मिश्रण होता है या जैविक तत्व होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, मतलब एक अनुसार से सभी जगह पे नहीं होते हैं, कहीं पे ज़्यादा, कहीं कम, कहीं पे कुछ भी नहीं, ऐसा भी होता है। और नदियाँ द्वारा जो है बाढ़ के क्षेत्र में क्या होता है, कई बार जो है निक्षेपित होने वाली भी मिट्टी जो होती है वो नई मिट्टी में ही आती है। और क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, लेटेराइजेशन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, लेटेराइजेशन मतलब क्या, लेटेराइट मिट्टी का फॉर्मेशन वगैरह, तो इसमें क्या होता है, मिट्टियाँ जो होती है कम उपजाऊ होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा है, जन्म लिया, तो उस समय वो उसका दिमाग जो है एक बच्चा वाला होता है और बच्चे का दिमाग के कारण जो है वो ज़्यादा काम जिस प्रकार नहीं कर पाता है, ज़्यादा सोच समझ नहीं पाता है। उसी तरह मिट्टी जब नया होता है तो वो अच्छा से जो है क्या कहते हैं, विकसित नहीं होता है, विकसित नहीं होता है और साथ में क्या है कि वो पूरी तरह से अव्यवस्थित होने के कारण उसमें खनिज मात्रा उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो कम उपजाऊ होता है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग विकसित मिट्टी की। तो अगर हम विकसित मिट्टी की बात करें तो जो डेवलप्ड सॉइल होता है, विकसित मिट्टी हम लोग उसको कहेंगे जिसमें कण वगैरह जो है उसका ज़्यादा गुथा हुआ है, यानी कि ज़्यादा कण जो है एक साथ हो, खनिज मात्रा उसमें ज़्यादा हो, जैविक तत्व वगैरह का मिश्रण हो, मिट्टी में जो है सुव्यवस्थित पाया जाए, मतलब अलग अलग इधर उधर जहाँ पर तहाँ बिखरा हुआ नहीं, एक जैसा सुव्यवस्थित सब जगह सेम यानी कि यूनिफॉर्म पाया जाए। फिर लंबे समय से जो है इस प्रकार का मिट्टी जो है धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है नई मिट्टी में, तो वो विकसित मिट्टी बन जाता है और फिर वो जो है उपजाऊ हो जाता है। नदियों द्वारा जो बनाई गई जो विकसित मिट्टियाँ होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, नदियों के द्वारा जो विकसित मिट्टियाँ होती है उसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये हो गया विकसित मिट्टी। मतलब नई मिट्टी क्या होता है, उसमें ज़्यादा अजीविक तत्व वगैरह नहीं है, खनिज वगैरह नहीं है, अव्यवस्थित होने के कारण जो है ये इसमें मतलब मिट्टी जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, उर्वरा ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण वो उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। और विकसित मिट्टी जो है इसी का जस्ट उल्टा होता है, इसमें जो है कणों का गुत्थन होता है, खनिजों की मात्रा अधिक होती है, जैव तत्व का मिश्रण अधिक होता है और विकसित भी होता है, साथ में क्या होता है कि उपजाऊ भी होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं पुराना मिट्टी के बारे में। जिस प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति का जो है उतना काम का नहीं होता है, वो उतना श्रम वाला काम नहीं कर सकता, उसी तरह पुराना मिट्टी भी कम उपजाऊ होता है। कहने का मतलब ये है कि लंबी अवधि तक प्रयोग में आने के बाद जो है मिट्टी जो है बहुत लंबे समय तक जब हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसमें खनिज और जो जैव तत्व है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है और कम होने के कारण जो है उसमें क्या होता है, ये बहुत तेजी से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी जो होता है वो ज़्यादा पोषक तत्व उसमें नहीं होने के कारण, यानी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है वो पौधों को कुछ दे नहीं पाता है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे कोई भी मिट्टी जो है कोई भी मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं रहेगा तो वो पौधों पेड़ पौधे उससे क्या ले पाएगा, पोषक तत्व तो कुछ लेगा नहीं, अगर पोषक तत्व उसमें रहेगा ही नहीं तो इससे क्या होगा, वहाँ पे पेड़ पौधा कुछ नहीं होगा और मिट्टी कैसा हो जाएगा, पूरा बंजर हो जाएगा जमीन, वहाँ पे कुछ क्योंकि उगाया नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये तो बात कर लिए कि भौतिक बेसिस पे स्थानीय मिट्टियाँ बांटें, एकत्रित मिट्टियाँ, सांतरित मिट्टियाँ बांटी हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल जो आधार पे मृदा का जो वर्गीकरण किया उसमें नई मिट्टी, विकसित मिट्टी और पुरानी मिट्टी बांटें। इसके बाद हम लोग उष्ण कटिबंधीय जो मिट्टी है उसमें एक आता है पेडोकोल मिट्टी, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय मिट्टी के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। तो क्या होता है कि जलवायु और वनस्पति से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण क्या होता है कि ये जो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु कटिबंधों में जो मिट्टी जो होता है वो एक विशेष गुणधर्म ग्रहण कर लेती है, ठीक है, जिससे क्या चाहे उसकी मूल चट्टानें एक ही क्यों ना हो, तो इसीलिए क्या होता है कटिबंध के आधार पर अगर हम मिट्टी की बात करें तो उसको दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, जिसमें जो प्रमुख है वो है पेडोकोल मिट्टी। क्या है पेडोकोल मिट्टी, तो पेडोकोल सॉइल होता क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है जलवायु और वनस्पति के दो कटिबंधों के मध्य जो है ये सामान्यता जो है कैसा होता है, तो संक्रमण यानी कि ट्रांजिशनल होता है, ट्रांजिशनल स्थिति में पाया जाता है।
है, जिसके कारण क्या होता है, जो कटिबंधीय मिट्टियाँ होती है, पेडोकोल सॉइल होती है, उसका गुणधर्म जो है में कुछ अंतर आ जाता है और इसके कारण क्या होता है कि जो ये जो है कटिबंधिक मिट्टी कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उर्वरता के बेसिस पे। हम लोग देखो किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम लोग क्यों खरीदते हैं? ताकि उसमें किसी में ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होता है, किसी में कम मात्रा में फ़ायदा होता है, किसी में नॉर्मल फ़ायदा होता है, तो हम लोग उसी हिसाब से उसको खरीदते हैं। जैसे उसी प्रकार से मिट्टी भी पाया जाता है। कुछ मिट्टी जो होता है अधिक उपजाऊ होता है, कुछ जो है मध्यम उपजाऊ होता है और कुछ जो है वो कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता के मामले में अगर बात करें, तो कुछ मिट्टी जो अधिक उपजाऊ होता है उसमें अच्छे वनस्पति उगते हैं, कुछ मिट्टी जो मध्यम उपजाऊ होते हैं उसमें उसमें अधिक उपजाऊ से थोड़ा सा कम उपजाऊ होने के कारण अधिक उपजाऊ वाला जो फसल है वो मध्यम उपजाऊ में नहीं उगता है, और कम उपजाऊ में जो है बहुत ही कम वहाँ की मिट्टी, अधिकतर जो है बंजर जमीन होने के कारण वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो घास पात वगैरह उगता है वही सब होता है, ठीक है। तो जितने भी हम लोग अभी वर्गीकरण पढ़े, चाहे वो भौतिक के बेसिस पे, फिजियोलॉजिकल के बेसिस पे, उष्णकटिबंधीय वर्गीकरण पढ़ें या उर्वरता के आधार पे पढ़ें, तो इससे हम लोगों को यह स्पष्ट होता है कि जो मिट्टी का जो भौगोलिक अध्ययन है उसके दृष्टिकोण से हम लोग दो वर्गीकरण विशेष महत्व है। पहला वो मिट्टी का जो कटिबंधीय वर्गीकरण, एक साथ मिट्टी का गुण यानी कि धर्म, विकास प्रक्रिया और वितरण जो है वो पुरानी मिट्टी के तत्व भी आ जाते हैं, ठीक है इसमें और दूसरा क्या है कि कहने का मतलब देखो, मिट्टी जो है कैसा होता है, मिट्टी जो है कोई भी हम लोग का जो संसाधन है, उसमें सबसे आधारभूत संसाधन है और ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारी प्रकृति के लिए। और इसकी जितना ज़्यादा मिट्टी संपन्न रहेगा, तो वो संपन्नता किस बेसिस पे कहेंगे? जैसे मान लेते हैं कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो ताकतवर तो एक तो उसका शारीरिक बल होता है और साथ में वो पैसे के बल में होता है। उसी तरह मिट्टी की हम लोग संपन्नता कब कहेंगे? मिट्टी को ताकतवर कब कहेंगे? जब उसमें जो है उर्वरता के मामले में वो ज़्यादा ताकत हो उसमें, ठीक है। जितना ज़्यादा उर्वरक होगा, जितना ज़्यादा मिट्टी टिकाऊ होगा, उतना ही ज़्यादा वो जो है उपज देगा, उतना ही ज़्यादा जो है फसल का उत्पादन कर पाएगा। तो इस प्रकार मिट्टी का जो है अलग-अलग तरह से जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो आई होप आपको मिट्टी के बारे में सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि मिट्टी, नया मिट्टी, पुराना मिट्टी, ये सब स्थानीय मिट्टियाँ, एकत्रित मिट्टियाँ, कम उपजाऊ, ज़्यादा उपजाऊ, मध्यम उपजाऊ, ये सब जो है सारा मिट्टी का प्रकार था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।